ठीक है, तो मान लेते हैं कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस। मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, हम्म, इसका मास है m1, और वो u1 वेलोसिटी से, u1 एज अ वेक्टर वेलोसिटी से एक दूसरी बॉडी की तरफ अप्रोच कर रही है जिसका मास है m2, और वो रेस्ट पर है। ठीक ठीक है। है, तो अब अगर ये दोनों टकराएंगी तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी जो होती है, अच्छा, ये हमारा ये जो u1 और इसका ये रेस्ट पे है, यानी इसका u2 जो है वो जीरो है। ठीक है ना, जीरो। तो ये जो वेलोसिटीज हैं u1 और u2 ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद हम्म, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज हैं, ये वाली ठीक और है। ये वाली। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं या m1 वाला मान लेते हैं इधर चला गया, ठीक है ना, हम्म, थीटा एंगल पे, और m2 वाला मान लेते हैं इधर चला गया, ठीक है ना, और इनकी वेलोसिटीज मान लेते हैं v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हैं, ठीक है ना, या v1 डैश और v2 डैश मान लेते हैं। ऐसा मान हम्म, लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो है ऐसे कर लेते हैं, देखो, पहले हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज होंगी, है ना, वो वी v1 वन और वी वेक्टर एंड टू। v2 वेक्टर है। ठीक है, ठीक ये है। जो वेलोसिटीज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और लेकिन जब ये मूव कर रहे हैं मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 डैश एज अ वेक्टर है पहले वाले की, और दूसरे वाले की वेलोसिटी m2 v2 डैश एज अ वेक्टर है, ठीक है ना, हम्म, थीटा एंगल पे। तो ये जो वेलोसिटीज है ना डैश वाली, ये हम्म, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस कोलिजन को सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम्म, मान लेते हैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। हम्म, ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, जैसे दो मासेस रेस्ट पे हों तो उनका सेंटर ऑफ हम्म, मास भी रेस्ट पे होगा, लेकिन हम्म, जैसे जैसे कोई मास, दो मासेस एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में मूव कर रहे हैं ना, तो इनके सेंटर ऑफ हम्म, मास भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, हाँ। जैसे मान लेते हैं कि ये इसके करीब आ रहा है, मान लो ये रुका हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है COM, ठीक है ना, हम्म, उसकी खुद की वेलोसिटी कुछ होगी, और हम यहीं से ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम कोलिजन को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी मान ले v वेक्टर। ठीक है, अब ओके। अब हम अगर इस v वेक्टर को निकालना चाहें तो हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास का अगर हमको फॉर्मूला याद हो तो एक्स हम्म, COM का फॉर्मूला होता था m1x1 हाँ प्लस मैं m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता था, याद है। हाँ हाँ। इसी रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला होता था, बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ वेलोसिटी ऑफ वो सेंटर ऑफ सब मास होता था डिफरेंशिएट कर देंगे। v वेक्टर इक्वल टू m1, ठीक है वी ना, वन हाँ m1, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 मानिए, तो हाँ तो m1 एम वन यू वन ले लो। u1 वेक्टर, और ये तो रेस्ट में है तो m2 लिखने की जरूरत नहीं है, m2 u2 तो जीरो जरूरत ही हो नहीं है। जाएगा, u2 जीरो है तो m2 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई। अब अगर हम्म, हम सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम्म, लेट कर लेते हैं कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले, हम्म, बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, वेलोसिटीज ऑफ M1 और M2 की जो वेलोसिटीज हैं, है हम्म, ना, आर u1 वेक्टर डैश एंड u2 वेक्टर डैश विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में इसकी स्पीड u1 वेक्टर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन सेंटर हम्म, ऑफ मास से अगर हम देख रहे हैं तो मान लेते हैं इसकी स्पीड u1 वेक्टर डैश है और u2 वेक्टर डैश। ठीक है, तो ठीक है। u1 वेक्टर हो जाएगा इसकी एक्चुअल वेलोसिटी u1 वेक्टर माइनस v हो जाएगा ना, हम्म, और u2 वेक्टर जो हो जाएगा, u2 वेक्टर डैश वाला, u2 वेक्टर डैश जो हो जाएगा वो एक्चुअल में माइनस v हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस u2 की रेस्ट वेलोसिटी तो जीरो थी। ठीक है, ठीक। ऐसे ही अगर हम v1 डैश देखना चाहें तो v1 डैश क्या होगा, तो v1 और v2 इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, और v1 डैश और v2 डैश सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो v1 डैश जो होगा वो v1 वेक्टर माइनस v होगा, और v2 डैश वेक्टर जो होगा वो v2 वेक्टर
माइनस वी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? हम्म ओके, अब देखते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो होगा ये कि जब हम सेंटर ऑफ मास से किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो दोनों बॉडीज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा और दोनों बॉडीज बिल्कुल बीच में नहीं होगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास दो बॉडीज के बीच में कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास की तरफ बॉडी अप्रोच कर रही है ना, और आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास से बॉडी दूर जा रही है। लेकिन सेंटर ऑफ मास कोई फिक्स जगह नहीं है, क्योंकि बॉडीज मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम देखें तो दोनों बॉडीज बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे दिखेंगी। ठीक है ना, एज अ टोटल। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास खुद ऐसे मूव कर रहा होगा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनका जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो रहेगा, यानी कि दोनों बॉडीज रेस्ट में ऑब्जर्व होगी। ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा और फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा फॉर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है, हो सकता है इसी पॉइंट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू बन जाए कि फॉर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस द इनिशियल एंड मोमेंट एंड फाइनल मोमेंटम्स आर। ठीक है ना, तो इक्वल तो है ही, लेकिन साथ में ये खुद इंडिविजुअली जीरो भी है। ठीक है, तो इनिशियल वेक्टर को अगर हम इनिशियल मोमेंटम को जीरो ले तो क्या आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा m1 u1 वेक्टर डैश इक्वल टू m2 u2 वेक्टर डैश आएगा। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। और ऐसे ही फाइनल मोमेंटम को जीरो ले तो m2 v2 वेक्टर डैश इक्वल टू m2 सॉरी m1 u1 वेक्टर v1 वेक्टर डैश और m2 v2 वेक्टर डैश आ जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। इतना नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो, ये था। अब इसको हम मिटा रहे हैं डायग्राम को। यहां से देखें अगर, तो यहां से u2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 वेक्टर डैश की m1 बाई m1 बाई m2 u1 वेक्टर डैश, है ना। ऐसे ही अगर हम v2 वेक्टर डैश की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, m1 बाई m2 v1 वेक्टर डैश आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाए भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कोलिजन देख रहे हैं वो हम इलास्टिक कोलिजन को पढ़ रहे हैं, है ना। बात तो इलास्टिक का मतलब यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक से है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। अच्छा, क्योंकि ये हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सब पे डैश रहेगा, क्योंकि डैश वो वाली वेलोसिटी देख रहे हैं ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो हाफ तो कॉमन होके कट जाएगा। ठीक है, और इन इक्वेशन इनको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हाफ कट जाएगा m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 और u2 डैश के स्क्वायर की जगह हम ये लिख देते हैं, की जगह हम ये लिख देते हैं, इसकी जगह यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो u2 डैश का देखो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो स्केलर ही हो जाएगा, तो याद आएगा m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर और u1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ऐसे इधर भी m1 v1 मतलब ये मान लो रेड से ही लिख लेते हैं, तो m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, m1 बाई m2 का स्क्वायर और v डैश का स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ लिखते हैं तो सही आ जाएगा। ओके, तो इस पार्ट को मिटा रहे हैं। तो ये आया
यहाँ पे देखो u1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इन दोनों में u1 स्क्वायर कॉमन है, u1 डैश का स्क्वायर एक्चुअली में u1 डैश का स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी डैश है, u1 डैश का स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे एक m2 कट जाएगा, ठीक है, और m1 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा? तो m1 कॉमन है। M1 डैश का हाँ, स्क्वायर बाहर आ m1 u1 जाएगा। डैश के स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 वन। प्लस m1/m2, क्योंकि एक m2 ऐसे ही कट जा रहा है हाँ हाँ। और एक m1 कॉमन हो गया है, तो 1 प्लस m1/m2 इक्वल टू, और ऐसे ही इधर m1 और v1 डैश का स्क्वायर कॉमन है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस m1/m2 आ M2। जाएगा। ये पूरा इससे कट जाएगा और m1 भी कट जाएगा, तो u1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यानी u1 डैश इक्वल टू v1 डैश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सिमिलर वे में u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश आ जाएगा। तो इससे ये रिजल्ट आया कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोलिजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होती हैं वो अनचेंज रहती हैं, बस उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अच्छा। देखो जो वेलोसिटी आई है v1 डैश, वो वही आई जो उसकी u1 डैश थी, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि v1 इक्वल टू u1 है, इसका मतलब ये नहीं कि v1 इक्वल टू v1 है, क्योंकि v1 वहां पे वेक्टर के फॉर्म में पहले हमने लिखा था u1 डैश को, v1 डैश के, है ना। हाँ। तो मैग्नीट्यूड वाइज u1 और v1 बराबर हैं, u1 और v1 बराबर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब स्टेटमेंट ये बना कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, स्पीड्स, वेलोसिटी नहीं स्पीड्स, क्योंकि आफ्टर कोलिजन पहले बॉडीज अप्रोच कर रही थी, फिर रिफ्लेक्ट करके दूर जा रही होंगी या किधर भी जा रही होंगी, ठीक है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्पीड इज अनचेंज, स्पीड अनचेंज रहती है ना, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर कोलिजन हो रहा है तो दो बातें याद रखनी है हमको। एक ये कि वेलोसिटीज अनअफेक्टेड रहती हैं, और दूसरी ये कि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो रहता है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहता है। ठीक है, ये दो पॉइंट से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ तीसरी बात जो याद रखनी है मुझे, वो ये याद रखनी है कि जो थीटा होता है, यहाँ पे जब हमने डायग्राम बनाया था ऐसे कि कोई बॉडी ऐसे जा रही कोई ऐसे जा रही, तो ये जो थीटा था ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग था, अच्छा। एंगल ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग एंगल था। ठीक है ना, तो स्कैटरिंग एंग, तो ये जो एंगल स्कैटरिंग एंगल है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। क्लियर है? कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट नहीं किया गया है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है, हाँ ये हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, सॉरी, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लो। हो गया। हो गया, हो गया। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक पार्टिकल है जिसका वो पहले रेस्ट पे है, मास m है, u 0 है, और उस पर फोर्स लगा F। अब ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और ये t टाइम तक लगातार लग रहा है, तो t टाइम बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी v हो गई, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब एक्सेशन जो होगा वो फोर्स बाई मास होगा, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है, हमें कोई इंटीग्रेशन जरूरत है नहीं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाएं तो उस हिसाब से v हो जाएगा, u 0 है, a की जगह f बाई m इंटू टी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगी एफ टी बाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को हाफ m एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक m कट जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। ये ठीक था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि यहाँ से मान लेते हैं h हाइट से एक मास को हमने रिलीज किया, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं। अब ये ऐसे स्लाइड करके आए, तो हमको इस लूप की रेडियस क्या रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये इसको यहाँ पे क्रॉस कर जाए। मेन बात है यहाँ पे पूरा क्रॉस कर जाए, सर्कुल पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए। देखो अगर ये हाइट
ज्यादा हो अमन, बहुत, हाँ। आंसर 2 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? आंसर तो ठीक है, आंसर में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, चेक करना है बस। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, हो सकता है सही हो। ठीक। ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं। तो जैसे ये हाइट बहुत ज्यादा ऊपर हो तो यहाँ से एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट होगी कि ये इसको क्रॉस ही कर जाएगा। लेकिन हमको इन दोनों को ऐसे रिलेट करना है कि ये मैक्सिमम लेना या ये मिनिमम लेना। चाहे ये कहो कि ये मिनिमम हाइट कितनी ले कि ये इसको क्रॉस कर जाए, चाहे ये कहो कि इस गिवन हाइट के लिए इस रेडियस को मैक्सिमम कितना कर दे कि ये इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड डी। हम क्या लगा रहे हैं? टोटल एनर्जी एट ए बराबर होना चाहिए टोटल एनर्जी एट डी के, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी। और यहाँ पे कहा गया है ये जो ट्रैक है वो स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो कोई एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा होगा। अब ए पे एनर्जी है सिर्फ mgh है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे एनर्जी जीरो बोला है, रेस्ट से छोड़ा है इसको। अगर रेस्ट से ना छोड़ा हो, मान लो v वेलोसिटी से छोड़ा हो, तो जो भी वेलोसिटी से छोड़ा हो तो mgh प्लस mv स्क्वायर भी ले सकते थे, लेकिन फिलहाल ये वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो हम मान लेते हैं mgh। और डी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो डी पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगी हाफ एम। देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी डी पॉइंट पे होगी, उसको हम कह देते हैं वी डी, तो हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस, साथ ही साथ क्योंकि ये इस हाइट पे है ना तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी एम जी इंटू टू आर। अब एम पूरे में कॉमन लेके काट देते हैं, तो जी एच इक्वल टू हाफ। अच्छा, वेलोसिटी एट डी, तो क्योंकि हमको ये मैक्सिमम हाइट रखना है तो ये मान के चलना है कि जो डी पे वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल केस होगा। और क्रिटिकल केस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होती है, और यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट फाइव जी आर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वी डी की जगह अंडर रूट जी आर यूज कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे जी आर का स्क्वायर प्लस एम जी, एम तो काट ही दिया है, टू जी आर। तो जी एच इक्वल टू जी आर बाई टू प्लस टू जी आर। तो टू यहाँ भी है, एलसीएम ले लेते तो जी एच इक्वल टू 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 द फोर, तो फाइव जी आर। जी को तो कट जाएगा। हाँ, अब जी भी काटे दे रहे। ठीक है, तो आर इक्वल टू टू एच बाई फाइव आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, आर इक्वल टू टू बाई फाइव, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही आंसर वही आएगा ना, टू हाँ, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से एम मास को गिराया जा रहा है इस स्प्रिंग को, सब कुछ यहाँ पे माना गया है कि कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ है। ठीक है, तो एम हाइट से गिराया गया, एच ऊपर मतलब एम मास को एच हाइट से गिराया गया, और इसमें डी डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस होती है। हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन पूछा है। टोटल वर्क डन में इन्होंने कोई फोर्स स्पेसिफाई नहीं किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना है या स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसका वर्क डन निकालना है, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। सिर्फ ये कहा है कि टोटल वर्क डन निकालिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो इसके दो आंसर है। पहला तो जब ये बॉडी इनिशियली गिर रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। और पूरा प्रोसेस होने के बाद फाइनल स्पीड क्या है? जीरो। तो हम जानते हैं वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो वर्क डन टोटल जीरो होना चाहिए, नेट वर्क डन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट वर्क डन जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो लोग वर्क कर रहे हैं, कैसे? एक ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो वर्क बाई ग्रेविटी कितना आएगा? वर्क बाई ग्रेविटी कितना आएगा? वो आएगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, ठीक है, तो वो आएगा एम जी और एच प्लस डी, क्योंकि एम जी समझो वेट हो गया या फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट टोटल ये हो गया ये। ठीक है, और अगर हम वर्क बाई स्प्रिंग निकालें तो वो आएगा, देखो अब जब ये वेट नीचे क्यों लगेगा एम जी, तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर, अपवर्ड लगाएगी। हाँ ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाएगी, ठीक है ना, ऊपर क्यों लगाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी वर्क बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी चीज उतना ही वर्क करती है जितना उसमें एनर्जी में स्टोर होता है, तो ये वर्क करेगी हाफ के टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होगी। लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, नेगेटिव में लेंगे? नहीं, नेगेटिव लिख सकते, अगर हमको वैसे लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही वर्क होगा। ठीक ठीक। ठीक है,
अच्छा, ये दोनों वर्क बराबर होने चाहिए, मतलब ये वर्क ऑफ ग्रेविटी और वर्क ऑफ स्प्रिंग बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि समझो हम्म इसने ही अपनी एनर्जी इसको दे दी, ठीक हम्म है। तो जब हम इसको लिखेंगे एम जी एच प्लस टी और इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, तो इधर आके ये हाफ के डी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। तब भी देखो टोटल वर्टन डब्ल्यू नेट क्या आएगा, जीरो ही जीरो आएगा, ही है। ठीक है ना। हम्म क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा है, तो कोई वर्टन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर अलग अलग वर्टन पूछा जाता तो हो रहा था, लेकिन नेट वर्टन पूछा, इन्होंने कोई फोर्स को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। हम्म तो ऐसा प्रॉब्लम थी, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। जो यहाँ ऑप्शन दिया वो सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम्म, अगर आंसर जीरो भी दिया हो तो वो भी सही है, ठीक है। ठीक। या किसी वजह से अगर हमको के निकालना हो इस क्वेश्चन में, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये बराबर ये होगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन किसी और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि के क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, से मैंने इक्वल लगा के नहीं किया था, हम्म डायरेक्ट प्लस करके किया था, तो वही मैंने उसको माइनस में ले लिया था पोटेंशियल एनर्जी हाँ, को। तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि मान लेते हैं ये एक आदमी है, मैन, ठीक है ना, और ये एक बॉय है। मान लेते हैं ये मैन है और ये बॉय है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मैन जो रन कर रहा है, मान लेते हैं मैन की स्पीड वी है, V1 है, और बॉय की स्पीड मान लेते हैं V2 है, ठीक है। हम्म प्रॉब्लम में कहा गया कि मैन का जो मास है वो बॉय के मास से डबल है ना। कहा गया ना, ए रनिंग मैन हैज हाफ काइनेटिक, इसको अभी थोड़ी देर किनारे रखते हैं, ऑफ ए बॉडी ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, मतलब कि ऑफ ए बॉय, यहाँ बॉय है, ठीक है, किसी बॉय जिसका मास हाफ है। यानी अगर बॉय के मास को m मान ले, तो इस मैन का मास 2m है, ठीक है ना। अब इनिशियली ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैन की जो है ना, वो हाफ है काइनेटिक एनर्जी बॉय के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियली, मतलब मैन जिसका मास बॉय से डबल है और वो ऐसे दौड़ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय से आधी है, ये प्रॉब्लम में कहा गया। तो मैन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास 2m इंटू वेलोसिटी v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ बॉय की वेलोसिटी हो जाएगी हाफ एम v2 स्क्वायर। तो यहाँ से mm कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन वन करते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि अब भी तो बचा ना अमन। हाँ हाँ, टू, वो लिखा वन नहीं बाई चलिए, टू। 2v1 स्क्वायर, ठीक है। v2 स्क्वायर इक्वल टू 2v1 स्क्वायर आया आया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मैन, ये पहले इनिशियल था, अब वो क्या करता है, जो मैन है वो अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेता है, यानी अब उसकी स्पीड हो गई v1 + 1, ठीक है। और बॉय की स्पीड वही रही, उसने क्योंकि वो उसकी, ठीक है, तो बॉय की स्पीड वही रही और इसने अपनी स्पीड 1 मीटर से बढ़ा ली। अब दोनों की एनर्जी बराबर हो गई है, सो हैव टू सेम काइनेटिक, अब दोनों की बराबर हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन अब जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के बराबर हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन अब हो जाएगी हाफ 2m, वेलोसिटी हो जाएगी v1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हो जाएगी हाफ m और v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से mm कट जाएगा और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और v2 की जगह हम यहाँ पे v2 स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 2v1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, बोलो, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन वन से हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। हम लोगों का भी यही आ रहा है क्या? नहीं मेरा अमन, हाँ, अमन कुछ गलती हो गई। हाँ, कहीं तो गलती की, अब मुझे दिख नहीं पा रहा, लेकिन मैंने जब किया था तो मेरा वैल्यू जब आ रहा था v1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर ऐसे आ रहा है। हाँ, रुको हम एक मिनट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक गलती छोटी सी हो गई कि यहाँ पे हाफ काइनेटिक जब वो आया ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में हाफ आया, लेकिन ये हाफ लिखना भूल गए, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और ये सॉल्व करके 2v1 का स्क्वायर आएगा, ठीक। अब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो रूट लेने पे v1 + 1 इक्वल टू √2v1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन हम प्लस माइनस ले सकते हैं कोई भी एक, ठीक है, लेकिन अगर स्पीड ले रहे माइनस साइन ना लेना चाहें तो ना ले, तो इस v1 को इधर ले ले,
तो V1 देखो √2V1 माइनस V1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 इक्वल टू V1 कॉमन लेंगे, √2 - 1 आएगा, तो V1 इक्वल टू 1/√2 - 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर रेशनलाइज कर देंगे तो वैसे हाँ रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन है यही दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। तो बस यहाँ पे हाफ भूल गए, जल्दी जल्दी में ये हाफ था ही, उसको सोचा यही हाफ है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MgH। मान लेते हैं ये हमारी नाइफ है, ठीक क्योंकि है। नाइफ का कोई डायमेंशन तो दिया नहीं है। ठीक है ना, ठीक ठीक। मान लेते हैं ऐसे पॉइंटेड नाइफ है, हमको इसका कोई डायमेंशन नहीं दिया है कि क्या है, तो हम ये मान लेते हैं ये पॉइंट मास की तरह है और h हाइट से गिर रही है। ठीक है, जब ये h हाइट से गिरेगी तो इसमें एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। अब ये अंदर घुस गई, तो जब घुसी तो यहाँ पे मान लेते हैं d डिस्टेंस जब तक अंदर चली गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा, F रेजिस्टिंग हुआ होगा ना। तो अब देखो यहाँ से, अब देखो होगा ये कि यहाँ से ओवरऑल बॉडी गिरी यहाँ तक कोई वर्क नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का वर्क 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक ये वर्क 0 नहीं है। अच्छा, क्या ये वर्क उतना ही नहीं हो रहा होगा जितना इसमें एनर्जी डेवलप हुई होगी? क्या वर्क जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों? वो तो होते हैं। क्योंकि जब बॉडी स्टॉप हो गई यानी अब इसमें कोई एनर्जी नहीं बची, तो यानी कि यहाँ पे उतना ही वर्क हुआ जितनी इसमें एनर्जी थी, तभी तो बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची। तो अब देखो, तो वर्क होगा फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस d। ठीक है, इज इक्वल टू, और टोटल एनर्जी कितनी हो गई बताओ? टोटल एनर्जी क्या? m, मास मान लो तो इसका m है, तो mgh प्लस d नहीं हो गई, क्योंकि जब यहां से गिरी और समझो यहां तक आ गई, तो टोटल जो हाइट ट्रेवल्ड हुई वो mgh प्लस d हुई, और इस पॉइंट पे आके कोई काइनेटिक एनर्जी तो बची नहीं है जो इसमें हाफ mv² और ऐड करें। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यही हुई, तो यहाँ से F आ जाएगा mg ब्रैकेट में h प्लस d डिवाइडेड बाई d, चाहो तो अलग अलग कर लो, तो mg d1 प्लस h बाई d हो जाएगा। क्लियर है? और वैसे भी दूसरे तरीके से भी आंसर यही आना चाहिए कि पहले यहाँ पे निकाले कि कितनी वेलोसिटी हो गई, फिर इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी 0 करो और काइनेटिक और उससे रिटार्डेशन निकालो, और फिर वैसे भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आना चाहिए। हाँ, अल्टरनेटिव क्या हो सकता था? देखो अल्टरनेटिव ये हो सकता था, आना तो चाहिए उससे भी। हाँ चलो हम कर रहे हैं ना, अल्टरनेटिव कर रहे हैं। मान लेते हैं जब यहाँ पे ये पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर रही थी तो इस समय वेलोसिटी v थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh से v जो आएगा वो √2gh आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 0 हो गई। तो इस मोशन के लिए देखें तो रिटार्डेशन मान लो a लग रहा है, तो फिर से अगेन लगा रहे हैं v² इक्वल टू u² माइनस 2a और d, लेकिन यहाँ पे a रिटार्डेशन कितना लग रहा है? a मान ले, ठीक है ना, तो a इंटू डिस्टेंस d लगना चाहिए। ओके, लेकिन एक चीज है, क्या यहाँ पे एक्सेशन a ही सिर्फ काम कर रहा होगा? यहाँ पे एक्सेशन a माइनस g नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि जो वुड है वो तो अपना रिटार्डेशन ऊपर की ओर लगा रहा होगा, लेकिन जी भी तो नीचे की ओर काम कर रहा होगा। नहीं, अब फ्रीली नहीं, फ्री बॉडी नहीं है ना अमन, फ्रीली जब होता है तब जी कर सकते हो, अंदर धंसने के बाद नहीं, फ्री बॉडी ऐसा नहीं है ना, फ्रीली फॉल जब होता है तब जी लगाओ। फ्री बॉडी नहीं है, जब ये अंदर धंस रही है तो इसका वेट नीचे की ओर इसे ले जा रहा है। हाँ। और रिटार्डेशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो इफेक्टिव एक्सेशन क्या होना चाहिए? बॉडी के अंदर। अगर ये ऐसा होता, ये वाला कि बुलेट ऐसे घुस रही है ना हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में सिर्फ ए ही लेते, क्योंकि जी तो नीचे की ओर काम कर रहा होता। यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे, ठीक वो है, a माइनस जी नहीं लिए थे, ये लेना चाहिए मुझे, तो v² ये रख दो तो 2gh हो जाएगा, इक्वल टू, सॉरी v की जगह 0 रखना है और इसकी जगह 2gh आएगा, माइनस 2a माइनस g इंटू डी। ठीक है, तो हो जाएगा 2 कॉमन लेके हटा दो, तो gh माइनस ad और प्लस gd इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ad इक्वल टू क्या हो जाएगा? gh, g कॉमन h प्लस d हो जाएगा,
तो डी इक्वल टू क्या, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, जी एच प्लस टी बाई टी। तो एफ इक्वल टू एम ए अब लगाओ। अब तो आ ही जाएगा, अब तो आ ही जाएगा। ठीक है, वही गलती कर रहे थे, वो जो जी की वैल्यू था हमने डायरेक्ट जी ले लिया था। नहीं अब हॉरिजेंटल वाले केस में ये ले सकते थे, हॉरिजेंटल वाले केस में सिर्फ ए लेते काम चल जाता, क्योंकि जी ऐसे वर्टिकली काम कर रहा होता, तो इसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी सोचो, मान लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे एक बॉल, बहुत भारी सी बॉल रख दी, अब उसका वेट इतना ज्यादा है कि वो खुद ही धंसने लग रही नीचे। तो यानी कि जब वो धंस रही, भले वो फ्री फॉल नहीं हो रही, तो क्या उसमें जी काम नहीं कर रहा? अगर जी नहीं काम कर रहा तो वो खुद खुद के वेट से धंस कैसे रही है? हाँ, वेट वेट सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए और जी वाला काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है कि फोर्स का पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा होगा। मान लेते हैं इसी के नीचे इसका फोर्स का ग्राफ बना लेते हैं, ये फोर्स है हमारा, ठीक है ना, और इसको इस जगह से डिवाइड कर देते हैं। ये तो क्लियर है कि ए के बाद पोटेंशियल यूएक्स जो है ना वो कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट हो रहा है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है कि या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि तीनों के केस में पोटेंशियल जीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पोटेंशियल कैसा है बताओ, ये क्या स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है? हाँ। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि ये पोटेंशियल डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा नहीं है। और अगर तुम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा ना, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो जब तुम इसको यूज करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये होगा, सॉरी फोर्स, तो सी सही है इसमें, ये और ये नहीं सही है ना। हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, मान लेते ये ऐसे होता, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे, और ये कहा गया होता कि ये पैराबोलिक है। हाँ, ये नॉन लीनियर हो जाता। सही तो अगर ये पैराबोलिक होता तो उस केस में ये यूएक्स एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, और फिर डेरिवेटिव क्या आता? एक्स आता, तो ये होता। ठीक है ना, तब ये सही होता। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे प्रॉब्लम करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं।